प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 12वीं क्लास का विद्युत क्षेत्र का करेंगे पार्ट नंबर 3। आवेश की स्थिर विद्युत्की क्या है, आवेश क्या है, आवेश के प्रकार तथा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आवेश का, वो सब हमने पढ़ लिए थे। अब इस भाग में क्या पढ़ेंगे हम, इस भाग में पढ़ेंगे हम इसके गुणधर्म और आवेश का मात्रक। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए एक संख्या की आवश्यकता होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। साथ ही एक अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी सही तरीके से वह कितनी गुनी है, कितनी है, कितनी बड़ी है, ये सब व्याख्या होती है। तो आवेश के मात्रक ज्ञात करेंगे। तो पहला SI मात्रक क्या है ये देखेंगे, MKS मात्रक क्या है, CGS मात्रक क्या है और अन्य मात्रक। और इसके बाद है इसकी विमा। ये सब मात्रक है। क्या क्या मात्रक, SI मात्रक क्या है, CGS मात्रक क्या है, MKS मात्रक क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो SI मात्रक क्या है, तो आवेश के बारे में जो व्याख्या दी थी कूलाम नामक वैज्ञानिक था उसने दी थी, इसलिए SI मात्रक क्या है, कूलाम। SI मात्रक है कूलाम। कूलाम है SI, कूलाम भी लिख सकते हैं, कूलाम लिख सकते हैं, कूलाम। इसे कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। MKS मात्रक में इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है कूलाम, C है। कूलाम को किस प्रकार लिख सकते हैं तो आपको बताते हैं। धारा क्या होती है, Q/T। ये चार्ज हो गया, ये धारा हो गई, ये समय हो गया, तो Q बराबर क्या हो गया, IT। तो I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक समय या सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, A से, सेकंड को लिखते हैं S से। तो कूलाम का जो MKS मात्रक है एम्पियर इंटू सेकंड, ये इसका SI जो MKS मात्रक है, क्योंकि ये मूल मात्रक है, सेकंड समय का भी मूल मात्रक है। लेकिन आवेश जो कूलाम है वो एक मूल मात्रक राशि नहीं है, इसका मूलभूत राशि या मात्रक राशि नहीं, इसलिए इसको। अब बात आती है अगली, CGS पद्धति क्या है। CGS पद्धति तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या है, स्टेट कूलाम इसका मात्रक है, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम इसका SI मात्रक है, जिसे कहते हैं विद्युत इकाई। सॉरी, स्थिर आ जाएगा क्योंकि स्थिर होता है चार्ज। स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई है इसका अर्थ, स्थिर विद्युत इकाई। ये तो इसका SI मात्रक है, SI मात्रक। अब स्थिर विद्युत इकाई को क्या कहते हैं, जो हमने वैज्ञानिक पढ़ा था फ्रैंकलिन, उसके नाम के आधार पे से फ्रैंकलिन भी कहते हैं। स्टेट कूलाम SC, स्टेट कूलाम हो गया स्थिर विद्युत इकाई, और फ्रैंकलिन इकाई क्या है, ये CGS मात्रक। अब आवेश का जो मात्रक है कई प्रकार होते हैं उसके। आवेश एक छोटा मात्रक है कूलाम, तो इसके कई मात्रक है। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। अब है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, बड़ा मात्रक। प्यारे बच्चों, बड़ा मात्रक क्या है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। बड़ा मात्रक, तो इसका बड़ा मात्रक है फैराडे। फेरेड नहीं है, फैराडे। फेरेड नहीं है, एक तो फेरेड है, ये नहीं है, ये
नहीं है, ये तो धारिता का मात्रक है, लेकिन फेरिड अब फेराड ये इसका मात्रक हो गया। तो अब देखना एक फेराड में कितना होता है, तो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। वैसे 96,486 के आसपास इसका सही होता है, लेकिन वास्तविक रूप से इतना माना जाता है। अब आता है सबसे बड़ा मात्रक के बारे में, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा मात्रक क्या है। तो अब इसका कुल आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन अफबार, जिसने बताया था आवेश दो प्रकार के। फ्रैंकलिन, तो एक फ्रैंकलिन क्या है, तो एक फ्रैंकलिन 1/3 10⁻⁻9 कूलम, अर्थात एक कूलम में कितने फ्रैंकलिन होते, 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन। ये इसका छोटा मात्रक। अब इसकी विमा देख लेते हैं एक बार मात्रक के बारे में। एसआई मात्रक क्या होगा इसका, एसआई मात्रक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मात्रक कूलम, सी बड़े सी। एमकेएस मात्रक मीटर के, ये एमकेएस मात्रक एमकेएस मात्रक मीटर किलो सेकंड, तो इसमें हो गया एम्पियर इंटू सेकंड। सीजीएस में हो गया स्टेट कूलम, और स्थिर वैद्युत इकाई जिसे क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन। अब बड़ा मात्रक पूछा गया है, तो फेराडे, फेरेड नहीं, फेराडे। सबसे छोटा एक फेराडे में क्या होता है, 96,500 कूलम, यानी 96,486। ये सही है, बिल्कुल एक्यूरेट इसके करने इधर होता है, लेकिन लगभग इतना माना जा सकता है। सबसे छोटा मात्रक के बारे में आता है, तो वो है फ्रैंकलिन अफबार, बड़ा आर। 1 फ्रैंकलिन में 1/3 × 10⁻9 कूलम आवेश होता है, लेकिन एक कूलम में क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा, 3 × 10⁻9। 3 × 10⁻9 क्या है, 3 × 10⁻9 को क्या लिख सकते हैं, सी 8, 10⁻8 को, तो इसका 10 को गुणा है 10C, 1 फ्रेडे। ये ऐसे ही होता है। ये तो हमने देख लिया आवेश। अब आती है इसकी विमा क्या है, विमा के बारे में जाना जरूरी है। विमा है क्या इसकी, आप इससे देख सकते हैं कैसे होता है। विमा से आप पता लगाएंगे, तो हम देखेंगे विमा। अब विमा लिखनी है, किस में लिखेंगे, टी, लेकिन जो करंट है, चार्ज है, वो उसमें स्थिर वैद्युतिकी में ए शब्द भी आता है। ये अब कितना क्या है, ये देखने के लिए क्या है, इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक कूलम है। एम्पियर इंटू सेकेंड से लिखते हैं। एम्पियर क्या है, मूलभूत राशि है, मात्रक है, और सेकेंड समय भी क्या है, मूलभूत मात्रक, दोनों मूलभूत आते हैं। तो समय क्या है, टी को दर्शाएगा, इसमें क्या है, टी है, अब नहीं। तो जैसे आवेश का धारा का क्या है, Q/T, तो Q बराबर IT। तो एक तो धारा का पद हो गया, एक समय का, एक समय का, एक धारा का, अम का पद नहीं है, अल का पद नहीं है, तो ये इसका मात्रक हो गया। क्या हो गई विमा, अम 0, अल 0, T1 A1 एम्पियर, ये इसकी विमा हो गई। इस प्रकार विमा निकाल सकते हैं मात्रक से, इस सूत्र से विमा निकाल सकते हैं। ये तो विमा हो गई। मात्रक क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन इसके बारे में आ सकता है परीक्षा में। अब अगले इसी भाग में हम पढ़ेंगे गुणधर्म, प्रॉपर्टीज क्या है आवेश की, चार्ज के गुण क्या है, कैसे कौन कौन से गुण है, उसकी क्या क्या विशेषता है चार्ज आने पर वस्तु, तो इसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो ये मात्रक याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ उदाहरणों में
न्यूमेरिकलों में हमें दूसरी पद्धति में उसका दे देता है और हमें चेंज करना पड़ता है उसे SI और हम के इस पद्धति में। तो अब आगे बढ़ते हैं आवेश के गुण धर्म। अब है अगला टॉपिक हमारा आवेश का गुण धर्म। गुण धर्म प्रॉपर्टी, गुण क्या, उसकी विशेषता क्या, यही है पहली विशेषता क्या है। आवेश की पहली विशेषता है योजकता का गुण। योजकता का गुण। अब इसको समझने के लिए क्या चाहिए, योजकता मतलब जोड़। इसमें क्या पाया जाता है, जोड़ का, जोड़ जो ऐड है, ऐड जोड़, एडिस जोड़, उसका गुण पाया जाता है। जोड़ का मतलब आवेश को, किसी वस्तु आवेश को साधारण संख्या की भांति, साधारण संख्या होती है प्राकृत पूर्णांक, इनकी भांति जोड़ा जा सकता है, ये होता है। मतलब आवेश क्या है, पहले तो एक अदिश राशि है, यानी स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर नहीं है, स्केलर है, वेक्टर नहीं है, क्या है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब है इसकी कोई दिशा नहीं है। क्या नहीं है, दिशा। अब डायरेक्शन नहीं है तो हमें डायरेक्शन के बारे में बताना नहीं है। क्या बताना है, सिर्फ एक तो उसका वैल्यू क्या है और फिर उसकी यूनिट, दो ही चीज बताने, यूनिट प्लस वैल्यू। तो यही चीज है। तो क्या हुआ, आवेश अदिश राशि, तो इसे ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है साधारण संख्याओं की तरह। तो योजकता का गुण क्या हुआ, आवेशों को बीजगणितीय संख्याओं की तरह जोड़ा तथा घटाया भी जा सकता है, जिसका कारण क्या है, अदिश, आवेश का अदिश राशि होना। आवेश को बीजगणितीय संख्या की भांति जोड़ा तथा घटाया जा सकता है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि, अदिश राशि होने के कारण इसे जोड़ा तथा घटाया जा सकता है साधारण संख्याओं की तरह, साधारण बीजगणितीय संख्याओं की तरह। आवेश का योग करते समय उनके चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी आवेश पर धनात्मक चिन्ह है तो घट जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। मतलब जोड़ना ही है, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है हमें। अब मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास, कोई ये निकाय है हमारे पास, ये हमारा निकाय हो गया। तो इस निकाय में हमें पूछा है आवेश कितना है। इसमें 4 गुण हैं, 4 वस्तुएं हैं, ए, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथी डी। अब इस पर चार्ज है, जो चार्ज है वो -q, इस पर है +4q, इस पर है -2q, इस पर है -3q, इस पर है +5q। तो हमें क्या पूछा है, टोटल चार्ज। हमें टोटल चार्ज पूछा इस निकाय, इस पिंड, इस वस्तु पर। तो क्या है, ये E हो गया। तो ये क्या है, माइनस, पहले क्या A पर क्या है -q आवेश, B पर क्या है +4, C पे क्या है 2q, D पे क्या है प्लस आएगा +3q, और E पे क्या है +5q। यहाँ प्लस का है, ये माइनस का नहीं, प्लस का मान लेते हैं इसको, माइनस का, हाँ माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस का है ये, तो माइनस का हो गया। अब क्या होता है, टोटल चार्ज ज्ञात करने के लिए क्या है, ए सभी वस्तुओं वाले आवेश को जोड़ देते हैं Q A पर, फिर B पर क्या है +4q, C पर क्या है -2q, और D पे क्या है -3q, और E पे क्या है +5q। यहाँ पर प्लस आ जाए।
ये इस प्रकार जोड़ना है। अब पता है ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ती है तो ऋणात्मक आवेश एक साथ जोड़ देंगे, तो 4 + q + 5 + q ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब आगे प्लस आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश एक साथ जुड़ जाएंगे, ये दोनों धनात्मक आवेश है आपस में बीजगणितीय संख्याओं की तरह जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 9q, 9 ये 9 हो गए हमारे और ये q आ गए प्लस की। अब आगे प्लस का चिन्ह आएगा, जोड़ेंगे, ये माइनस का q, ये माइनस का तीनों जुड़ जाएंगे बीजगणितीय संख्याओं को, -1 -2 -3 कितने हो जाएंगे -6q। अब माइनस प्लस ये भी जुड़ जाएंगे बीजगणितीय, 9 + -6 क्या होता है 3, तो ये भी इस प्रकार जुड़ जाएंगे, +3 आ जाएगा और 7q। इस प्रकार ये बीजगणितीय संख्याओं की भांति जुड़ते हैं, जुड़ सकती हैं। द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है पर उस पर केवल धनात्मक चिन्ह होता है और आवेश ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकते हैं। मतलब आवेश तो धनात्मक ऋणात्मक है, तो योजकता का गुण क्या है कि आवेश अदिश राशि होने के कारण इसका बीजगणितीय संख्याओं की भांति जोड़ किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है उसको, लेकिन जोड़ने के समय उसके चिन्हों को, जो चिन्ह होते हैं आवेश पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पॉजिटिव चिन्ह एक साथ, नेगेटिव चिन्ह एक साथ जुड़ेंगे, फिर पॉजिटिव में नेगेटिव घट जाएगा सामान्यतः, लेकिन वो जुड़ते हैं ऐसे ही। ये तो था योजकता का गुण, नियम है। अगला नियम जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बहुत ही सिंपल नियम जो हमने बहुत बार पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, 11वीं क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ा है, संरक्षण का नियम। संरक्षण नियम है, संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण, इसी प्रकार एक नियम है। आवेश संरक्षण का भी नियम है एक, क्या है नियम। अब 2 नंबर गुणधर्म पढ़ेंगे जो हम पढ़ने वाले इस भाग में, आवेश संरक्षण ला, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम या गुण कह सकते हैं, आवेश में क्या होता है, आवेश संरक्षण का गुण पाया जाता है। नियम कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, ये आवेश का गुण पढ़ रहे हैं तो यहाँ गुण भी लिख सकते हैं आवेश का। अब आवेश तो हमें पता है चार्ज है, एक गुण है चार्ज। संरक्षण का मतलब सुरक्षित, स्थिर, निश्चित है। अर्थात जैसे संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था कि किसी विलगित निकाय के बिना भारी बल के, किसी विलगित निकाय में बिना भारी बल के न तो संवेग को उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात उस विलगित निकाय का संवेग नियत रहेगा, इसे ही हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी प्रकार है, इसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है कि किसी विलगित निकाय में, मतलब ऐसा निकाय जिसमें किसी भारी तरीके से उसे बदला न जा सके, किसी प्रकार का भारी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। अब हम देख रहे थे आवेश संरक्षण का नियम, तो किसी विलगित निकाय में, क्या विलगित निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। क्या आवेश संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय में क्या है, किसी विलगित निकाय में कोई निकाय है ये हमारा, उस निकाय में ये विलगित है, किसी प्रकार से भारी रूप, भारी वातावरण से पृथक है,
तो इस विलगित निकाय में चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न तो मनाया जा सकता, न ही इस वस्तु में जो चार्ज है उसको, जो इस निकाय में चार्ज उसको नष्ट किया जा सकता। लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चार्ज का, आवेश का क्या कर सकते, स्थानांतरण, उसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात विलगित निकाय में कुल आवेश निश्चित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। यही आवेश संरक्षण का नियम है। अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आ जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर तो धनात्मक आवेश आएगा और जिस पर चलेंगे, ग्रहण करेंगे, उस पर ऋणात्मक आएगा। लेकिन दोनों वस्तुओं पर आया धनात्मक तथा ऋणात्मक का जो परिणाम है, जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। मतलब पहली वस्तु ए बी दो वस्तु है, इन्हें रगड़ा गया तो रगड़ने के बाद इस पर तो प्लस चार्ज आया, इस पर नेगेटिव आया, इस पर 2q प्लस आया तो इस पर 2q माइनस आएगा। पहले कितना था आवेश, रगड़ने से पहले दोनों वस्तुओं पर 0 था। अब भी इन पर क्या होगा, -2q प्लस 2q, टोटल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0q, यानी कोई आवेश नहीं है। तो ये है ही आवेश संरक्षण का नियम है। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश आएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित ही रहेगा। अब उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपको ये ए बी वाला दिया कुछ एग्जाम्पल, जैसे परमाणु हुआ हमारा, वो एक प्रकार से उदासीन होता है तो उसमें भी आवेश संरक्षण का नियम लगता है। नाभिक विखंडन होता है उसमें भी आवेश संरक्षण का नियम लगता है। अब मान लीजिए दो वस्तु है ए और बी, ए एंड बी। ये ए एंड बी थी, तो ए और बी पर क्या थे, 5 तो प्रोटॉन थे, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे। इस पर क्या है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 तो प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात उदासीन है। अब इन्हें परस्पर रगड़ा जाता है, घर्षित किया जाता है, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो ये जब क्रिया करते हैं आपस में तो ये चीज़ मानती है कि ए में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन तो रहते हैं क्योंकि प्रोटॉन आवेश के लिए उत्तरदायी नहीं है। अंदर है नाभिक के प्रोटॉन, इसलिए उन्हें निकाला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बी में आ गया ए से, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब बी पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बी में कितने प्रोटॉन हैं, 8 ही प्रोटॉन हैं, क्योंकि प्रोटॉन की अदला बदली नहीं हुई। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस पर प्रोटॉन की, ए में प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। कितने प्रोटॉन अधिक है, 1 प्रोटॉन अधिक है। कितने, 1 प्रोटॉन अधिक है तो 1 प्रोटॉन पे आवेश ई होता है, प्लस ई। इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है, क्या है, कम है, तो इस पर आवेश आएगा ऋणात्मक। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है 1, इस पर माइनस। तो ये पूरा निकाय हो गया, इसका अध्ययन करेंगे तो माइनस माइनस
प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे 0। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बस देखेंगे तो 13। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन वे भी 13 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 0। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले 13 थे प्रोटॉन, 13 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो इस निकाय में टोटल आवेश शून्य था, ये भी निकाय आवेश संरक्षण का नियम पालन करता है। ये तो हमारा साधारण सा उदाहरण है। अब एक नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया लिखकर बताते हैं कि उसमें भी आवेश संरक्षित रहता है। आप फिजिक्स सेकंड में फिजिक्स नाभिक के विखंडन, नाभिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें नाभिक के विखंडन आएंगे। नाभिक के विखंडन के कुछ नियम होंगे, तो इसमें एक नियम है आवेश संरक्षण का नियम नाभिक के विखंडन का। तो नाभिक के विखंडन क्या होता है, जैसे आपको बताएं यूरेनियम 234, यूरेनियम 234 भी है, लेकिन यहाँ पर नाभिक के विखंडन करेगा तीसरी वो सही यूरेनियम 238 जो यूरेनियम 238 ये चेंज हो गया थोरियम 234, 92 प्लस 92 नहीं 90, थोरियम 90 पे आता, हीलियम 4 और 2। आपको पता ही होगा ये तो द्रव्यमान संख्या हुई है। तो यहाँ इस साइड द्रव्यमान संख्या कितनी थी 238 ए, यहाँ द्रव्यमान संख्या ए 234 और हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर टोटल कितनी हुई इस निकाय में, ए का मान 238। मतलब द्रव्यमान संख्या समान है, अर्थात द्रव्यमान संख्या क्या है, ए बराबर जेड यानी पी प्लस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी है उतनी ही इन दोनों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये देखिए ये क्या है, द्रव्यमान संख्या Z यानी प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक है। तो इसमें जो P का मान है वो कितना है 92 92। तो इसमें कितना है 90 और इसमें कितना है 2। तो इस पूरे निकाय में कितने हो गए टोटल P 92 प्रोटॉन, 92 प्रोटॉन इसमें हुए यूरेनियम में, और थोरियम तथा हीलियम में भी 92 इलेक्ट्रॉन हुए। था प्रोटॉन की संख्या दोनों तरफ बराबर है, प्रोटॉन बराबर है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दोनों तरफ सेम होगी, अर्थात कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन आवेश संरक्षण का नियम का पालन करती है। ये हो गया। नाभिकीय अभिक्रिया भी आवेश संरक्षण का पालन करती है। देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, सलियन अभिक्रिया, ये तो विखंडन का उदाहरण था। अब नाभिक सलियन के बारे में देख लेते हैं। नाभिक सलियन के अंतर्गत क्या होता है ये देखते हैं। पहले फ्लोरीन बनता है जो 9 पे आता है, फ्लोरीन जो कितने पे आता है 9 पे, ऑक्सीजन जो 8 पे आता है वो बनता है, और साथ ही बनता है हाइड्रोजन, ये 17 और ये 18, और ये सब कुछ है। सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे बनेगा और फिर इसमें विखंडित होगा, ये ऐसा है। तो इस पर कितना चार्ज है इन दोनों पर, इस पर कितने चार्ज है 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन कह सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन है, इसमें कितने 9 है, तो 7 2 9 हो गए। इसमें क्या है, इसमें 8 प्लस E। तो ये टोटल आवेश संरक्षण का नियम का पालन करते हैं। आवेश संरक्षण का नियम एक अनुभवाविक नियम है, जिसको किसने दिया था, अनुभवाविक यानी अनुभव किया गया है, किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया गया, अनुभव किया गया। इसे किसने सिद्ध किया था, इसने दिया था बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस नियम को दिया था। आवेश संरक्षण का नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन